माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं और वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि घोसी का संदेश क्या है। हेमंत जी, हम सब आपसे सुनना चाहते हैं। घोसी का संदेश तो सबको पता था, जो वहाँ गया, जिसने वहाँ की खबर ली, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिको हो, चाहे अपोजिशन का हो, चाहे रूलिंग पार्टी का, सबको पता था कि उन्होंने एक जिसको अब बकरा बनाने जा रहे हैं, जिसको हलाल करने की बातें हो रही हैं, वो उस वक्त कमज़ोर कैंडिडेट था। उससे नाराज़गी वहाँ थी, लोकल नाराज़गी हद से ज़्यादा थी। दूसरे कैंडिडेट को के प्रति सहानुभूति थी। वो पब्लिक में हाथ जोड़ रहा था कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे जिताइए। तमाम चीज़ें थी जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, जो इसके रणनीतिकार हैं, उनको दूर करना चाहिए था। भाजपा के किस नेता को नहीं पता था कि कमज़ोर कैंडिडेट हैं? जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया तो फिर आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए था। आप तैयारी नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा परिणाम आया है। अभी तक तो मेरा मानना था, आपके साथ डिबेट मैंने कहा कि मैं इसको 2024 का किसी भी तरीके से प्रतिकृत नहीं मानता हूँ। न हो सकता है, बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन अब, और मैंने आपसे आपकी आखिरी डिबेट में जब मैं था, मैंने एक सवाल किया था कि बहन जी का न रहना, यानी मायावती का न रहना, एक ऐसा फार्मूला है, टेस्टिंग फार्मूला, जिसका असर दूर तक जा सकता है। पर बीजेपी तो कहती है कि हम इतनी स्कीम्स चला रहे हैं, गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, ये वोट तो हमको मिलेगा ही। ये बीजेपी को कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस कैसे टूटा? जनता ने वोट देने में परहेज क्यों किया? देखिए, एक बात ईमानदारी बता दूं, कोई स्वीकार करे न स्वीकार करे, जब इन सब चीज़ों के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाता है, तब पब्लिक उसको एंडोर्स करती है। एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है यूपी की पॉलिटिक्स का। 2022 के इलेक्शन देख लीजिए, 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन देख लीजिए, इवन 2017 का आप असेंबली इलेक्शन देख लीजिए। तो प्रश्न यही था कि आप कम से कम, चूंकि ये मालूम था कि संदेश यहाँ से बहुत दूर तक जाएंगे। और देखिए, रिजल्ट आने के ठीक एंड पहले समाजवादी पार्टी ने क्या संदेश दिया कि इस देश में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती रही है, और उत्तर प्रदेश में, यानी सर, एक मसला तो रह गया, जितने भी आज जिला पंचायत उपचुनाव थे वो सब समाजवादी पार्टी ने जीत लिए। मैं उसी पा रहा हूँ कि भारत ने उत्तर प्रदेश में इंडिया की जीत की शुरुआत करा दी है। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति है, और हमने इस पहली बार प्रयोग किया, सफल प्रयोग रहा। ये क्यों हुआ? आप इस पर थोड़ा विचार करिए। इस पूरे चुनाव की मीमांसा का ये बहुत बड़ा बिंदु है। ये इसलिए बिंदु है कि डी मतलब क्या? दलित। डी के लिए जब सबसे बड़ा प्रयोग हुआ 2019 में, तब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को मायावती जी मंच से प्रचार करने के बावजूद जी, 7 गठजोड़ होने के बावजूद, दलितों ने उतना वोट नहीं दिया। मैं तो 3 आपसे जातियों से मायावती की गैर मौजूदगी में। पहला सवाल यह है कि अपर कास्ट का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा। क्या अपर कास्ट जो बीजेपी का किलेबंदी वाला वोट है, उसको भेदने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही? बिल्कुल रही, एकदम रही। और समाजवादी पार्टी ने बहुत रणनीतिक तरीके से ये फैसला लिया था। उनका लोकल होना, लोकल अच्छी पैठ, वो ब्लॉक प्रमुख से लेकर के विधायक रहे हैं, कितनी बार चुनाव हारे हैं, बाई इलेक्शन बहुत नज़दीक 2000 वोट से हारे थे, वो उसके पहले हारे थे। तो एक लोकल कैंडिडेट का लोकल प्रभाव, दूसरे दारा सिंह के खिलाफ स्वाभाविक रूप से जो अरुचि जनता में होगी, इसका आकलन उनके पास था। सर, एक और अनुमान है, यही तो काट होनी चाहिए। डेटा आएगा तो पता चलेगा कि 40% 35% के आसपास राजभर और 35 से 40% के आसपास निषाद वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसका कारण क्या था, जबकि माना जा रहा था कि ये तो बहुत इंटैक्ट वोट है अपने नेताओं के पीछे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि निषाद वोट 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को उनका आकर्षण रहा, अभी भी है। इसलिए मेरा चुनाव के दौरान जब मेरा आकलन होता था तो मुझे निषादों वाले गांव में लगता था कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन अभी आंकड़े नहीं है। हाँ, राजभर वोटों का शिफ्ट होना या कटना, ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि एक मूल में एक इक्वेशन है। दारा सिंह क्यों लाए गए?
ओम प्रकाश राजभर क्यों लाए गए अलायंस में? ये 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नाते लाए गए, क्योंकि मऊ, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर ये सब ऐसी सीटें हैं जहां इन जातियों का बड़ा प्रभाव है। और इसमें कोई शक नहीं कि ओम प्रकाश राजभर भले बड़बोड़े हों, लेकिन ओम प्रकाश राजभर राजभरों के असली नेता हैं। अगला सवाल यह है कि बीजेपी इस क्षेत्र में 2022 में बहुत झटके खा चुकी है, 2019 में भी इस क्षेत्र में उनका बड़ा नुकसान हुआ था। अब 2023 में भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। क्या बीजेपी को पूर्वांचल के इस क्षेत्र में नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी? देखिए, रणनीति बनाने को तो बनानी पड़ेगी, लेकिन और ज़्यादा रणनीति की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ये जातियां अलग अलग पॉकेट्स में बहुत मैटर करती हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है जो शायद किसी ने न जिक्र किया हो आज पूरे दिन कहीं न किसी एनालिसिस में। अभी भी मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे और साथ ही दारा सिंह चौहान को भी भारतीय जनता पार्टी किनारे नहीं लगाएगी, बावजूद इसके कि इस चुनाव हारने में उनका अपना इंडिविजुअल कैंडिडेचर बहुत बड़ा कारक रहा है, जिसका इशारा भाजपा के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, जिसका इशारा राजभर वो निषाद जी ने भी कहा, जिसका इशारा हर जगह से जाएगा। एनालिसिस में भी यही आएगा कि उनके प्रति नाराजगी ने सारा माहौल खराब कर दिया। अगर कर दिया तो इतने मंत्री जो गए थे, इन्होंने अपर कास्ट को क्यों नहीं सही किया? लेकिन एक खबर है कि ब्राह्मणों को वोट वहां मिले हैं, ब्राह्मणों को वोट मिलने की खबर है, अच्छी खासी ठीक ठाक ब्राह्मणों को वोट मिले हैं। तो बिखरा कौन सा वोट फिर अपर कास्ट में? क्षत्रिय हैं, बस क्षत्रिय वोटों की चिंता है, वैश्य वोटों की चिंता है। दूसरे सबसे बड़ी चिंता कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए जिस तरीके से दलित वोट बैंक मायावती के चुनाव में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।